पाकिस्तान इजराइल से झगड़ने के लिए अपनी सेना गाजा भेज रहा है। ये लाइन जैसे ही सुनते हैं ऐसा लगता है कि वाह, पाकिस्तान में इतनी हिम्मत आ गई कि वो जाकर के इजराइल से झगड़ा करेगा, वन ऑन वन करेगा। ये तो दुम दबा करके भाग जाएगा, फिर इसको बचाने अमेरिका आएगा। चल क्या रहा है ये? इस पूरी कहानी को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इजराइल पूरी दुनिया का ध्यान लंबे समय से अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर के, मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ होकर के, एक साथ पूरे मिडिल ईस्ट को बेवकूफ बनाए चल रहे हैं। इन्होंने इनके कहने पर एक प्लान बनाया कि चलो 20 सूत्रीय प्रोग्राम दो इन लोगों को, ताकि गाजा के ऊपर ट्रंप इनडायरेक्टली शासन करें और दुनिया को यह विश्वास दो कि दुनिया वालों, तुम्हारी निगरानी में सब होता रहेगा, लेकिन पूरा गाजा खाली ये कराएंगे, राज ये करेंगे, मिडिल ईस्ट को केवल तालियां बजानी होंगी। हालांकि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका पर अब इतने निर्भर हो चुके हैं कि वो इजराइल को अंदर ही अंदर हर तरह से स्वीकार करते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में ना पड़ने वाला एक देश जो कि पाकिस्तान है, वो इस समय अपने आप को बड़ा ही खूब तरीके से अमेरिका का प्रेमी जता रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हाल ही में जब इजराइल और ईरान के बीच में झगड़ा हुआ, तब ये भाई साहब निकल कर आए और ईरान वालों से कहा हम तुम्हारे साथ हैं भैया, तुम संघर्ष करो। इसी बीच में सऊदी अरब बीच में बाहर आता है, जब कतर के ऊपर इजराइल वाले गोला दागते हैं, क्योंकि इजराइल इन सबको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका का बिठाया हुआ देश है, यूं समझिए अब आप। तो इजराइल ने जब कतर के ऊपर गोले फेंके, तो इधर की तरफ से सऊदी अरेबिया को लगा कि यार, जब कतर, जहां से सेंटकॉम ऑपरेट होता है, अमेरिका का सेंट्रल कमांड बैठता है, वहां पर भी अगर इजराइल वाले गोले दाग दे रहे हैं तो सुरक्षित कोई नहीं है। तो सऊदी वाले गए पाकिस्तानियों के पास कि तुम यार इतनी हमसे भीख लेकर जाते हो, सुरक्षा में कुछ तो कहो। बोले सर चलो हम आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, कल को आपको कोई संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, आप हमारे साथ रहना और हम आपके साथ रहेंगे। हालांकि ये एग्रीमेंट टूटते हुए आपने और हमने देख लिया, जब पाकिस्तानियों को अफगानियों ने कूटा, तो ये बेचारे शांति की अपील करते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान दो दुश्मन देशों के भी एक साथ काम आने वाला देश बन गया। अचानक इस मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ऐसा देश बनकर आया जिसको अपने आप एहसास हुआ कि मेरा न्यूक्लियर वेपन अब मांगने के अंदर भी काम आ सकता है, लोग उसकी इस वजह से रेस्पेक्ट भी दे सकते हैं। खैर, फिलहाल के लिए चर्चा यह है कि इन सबको देख करके अब पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि साहब ये तो सब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर गए, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे ही पास है, इनमें से किसी के पास नहीं है। ऐसे में अगर मैं अपना न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाकर इजराइल के सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरी बड़ी वाहवाही होगी। बाय द वे, आपको याद होगा कि जब 20 सूत्रीय मांग को लेकर के मिस्र के शर्म अल शेख के अंदर ट्रंप ने दुनिया भर के नेताओं को बुलाकर गाजा और इजराइल के बीच में शांति कराने की बात की थी और कहा था कि इजरायली फोर्सेस वहां से पीछे हटेंगी, तब भी पाकिस्तान अपने आप को यह समझकर खुश था कि ट्रंप हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान को अपनी सेना पर इतना फक्र था कि सऊदी ने हम पर विश्वास जताया है। पाकिस्तान अपनी सेना से इसलिए खुश था कि अमेरिका आसिम मुनीर को अप्रिशिएट कर रहा है। इन तमाम चीजों से पाकिस्तानियों में एक हिम्मत आई और इसी कारण एक सुर्खी बन गई। सुर्खी ये कि इंटरनेशनल फोर्स टू स्टेबलाइज गाजा कुड इंक्लूड ट्रुप फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये जो खबर है, बस आज इसी खबर के चलते सारी की सारी कहानी रची गई है। ये इजराइल, द टाइम्स ऑफ इजराइल नामक अखबार है, इसने खबर लिखी है कि गाजा के अंदर जो फोर्सेस आने वाली हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस, उसमें पाकिस्तान शामिल हो सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का क्या कंसेप्ट है, आइए इसके बारे में भी बताते हैं। चर्चा यह है कि इंटरनेशनल फोर्स जो गाजा के अंदर आ रही हैं, उसमें पाकिस्तानी सेना हो सकती है। तो क्या आपको लगता है कि इजराइल पाकिस्तान को गाजा में आने देगा? क्या इजराइल पाकिस्तानियों को गाजा में रह करके इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए लॉन्च पैड देगा? इन सारी बातों का आज के सेशन में विश्लेषण होगा। आप सब अच्छे से जानते हैं कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, लोगों को बंधक बनाया, उसके बदले में इजराइल ने गाजा को बहुत नुकसान पहुंचाया। उस गाजा को बचाने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड के सारे देश ट्रंप के सामने प्रेजेंट हुए और ट्रंप ने इजिप्ट में जाकर इनके बीच में एक पीस एग्रीमेंट करा दिया, यह कहते हुए कि मेरी 20 सूत्री मांगे हैं, इनको मान लो, इजराइल गाजा से पीछे हट जाएगा। गाजा से हटने के नाम पर इजराइल ने एक येलो लाइन खींच दी कि मैं यहां तक पीछे हटूंगा, इसके बदले में इन्हें हमारे बंधक छोड़ने होंगे। हमास पर दबाव बना, सारे जिंदा बंधकों को इसे छोड़ना पड़ा। खैर, ये जब 20 सूत्री मांगे बन रही थी, इसमें असल मायने में अमेरिका के द्वारा प्रेजेंट किए गए इस 20 पॉइंट प्लान में एक लाइन मेंशन थी और वो ये था कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी। यूएस विल वर्क विद इंटरनेशनल पार्टनर्स टू एस्टेब्लिश ए टेम्परेरी आईएसएफ टू बी डिप्लॉयड इन गाजा। मतलब ये
कि गाजा के अंदर हमास को वेपन छुड़वाने के लिए, नंबर एक, हमास को राजनीति से बाहर करने के लिए, गाजा के साथ पुलिस को पुलिस सुरक्षा दिलाने के लिए, गाजा में किसी भी तरह से कोई वेपन लेकर दोबारा ना घुस जाए तो तस्करी रोकने के लिए एक इंटरनेशनल फोर्स बनाई जाएगी। यह इस प्रोग्राम का हिस्सा था, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। अर्थात आज हमास के पास, जब आप जानते हैं कि समुद्री रूप से पूरी तरह से इजराइल पानी रोककर बैठा हुआ है, बॉर्डर्स पर इजिप्ट की साइड हो या जॉर्डन की साइड हो, सब तरफ से इन्होंने रास्ते बंद कर रखे हैं, फिर भी हमास के पास इतने वेपन कहां से आ जाते हैं? हमास किस तरह से अत्याधुनिक हथियार पाने में कामयाब हो जाता है, तकनीकी पाने में कामयाब हो जाता है? ये जो तकनीकी पाने में कामयाब होता है, इसके अंदर तस्करी का बड़ा रोल है, घुसपैठ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए इस फोर्स के बनाने में तमाम देशों को शामिल करके हमास तक वेपन ना पहुंचे, यह सुनिश्चित करना और गाजा को ट्रंप के अनुसार बसाया जाना इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में रखा गया था। लेकिन जब सवाल इस बात पर हो कि आईएसएफ बनेगा और उसके अंदर दुनिया भर के देश सहायता करेंगे, तो बस खेला यहीं से हो गया। आपको पता हो कि जो ग्लोबल ग्लोबल फोर्स की बात की गई थी गाजा में शांति स्थापित करने के लिए, बस इसी शांति में ही पाकिस्तान फोर्स देने वाले देशों के रूप में उभर कर आया। हाल ही में एक न्यूज निकल कर आई जिसमें पता चलता है कि इजराइल की एक वेबसाइट है वाइनेट, जिसके माध्यम से यह रिपोर्ट पूरी तरह पब्लिक हुई कि 3 मुस्लिम बाहुल्य देश, एक का नाम इंडोनेशिया, एक का नाम अजरबैजान और एक पाकिस्तान, ये तीनों देश तैयार हुए हैं अपनी सेना गाजा में भेजने के लिए। ये सेना क्या करेगी, मैं फिर से आपको याद दिला दूं। इस सेना का काम इस पूरे क्षेत्र में गाजा की पुलिस को ट्रेनिंग देना, गाजा में शांति व्यवस्था बनाए रखना, निशस्त्रीकरण कराना, अर्थात वेपन जो हमास के पास हैं वो वापस लेना, इजराइल से सुरक्षा देना, यानी कि इजराइल अगर गाजा पर कोई हमला करता है तो उनको हेल्प देना, क्योंकि इंटरनेशनल फोर्स के रूप में ये यहां आ रहे हैं। क्या ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स है? जवाब है नहीं। ये ट्रंप के दिमाग की उपज है, आईएसएफ, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर, गाजा के नाम से फोर्स बनाई गई है फॉर गाजा, जिसका उद्देश्य यह है कि जो इस एग्रीमेंट में शामिल देश हैं वो अपनी तरफ से यहां पर सेना भेजने की बात कह सकते हैं। तो 3 मुस्लिम बाहुल्य देश इंडोनेशिया, अजरबैजान और पाकिस्तान का नाम इस रिपोर्ट में निकल कर आया। एक बार के लिए तीनों को मैप पर देख लीजिए। देखिए, इंडोनेशिया इक्वेटर पर बसा हुआ इंडियन ओशन में कंट्री है। पाकिस्तान हमारे कंधे पर बैठा हुआ दिख ही रहा है, बालक है अपना। इधर की तरफ अजरबैजान है। इन तीनों देशों में एक एक करके तीनों की विशेषताएं जान लीजिए। जब बात हो इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन तो नहीं रखता, लेकिन ये उनके खिलाफ जहर भी नहीं उगलता। मतलब इस तरह से समझिए कि इंडोनेशिया ने हाल ही में इतना गाजा और इजराइल के बीच में जो भी चला, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि अगर इजराइल फिलिस्तीन को मान्यता दे देता है तो मैं इजराइल को मान्यता दे दूंगा, अर्थात हम अपनी तरफ से इजराइल को रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। यानी कि ये सॉफ्ट हैं टुवर्ड्स इजराइल और इनका उद्देश्य गाजा के लोगों की मदद करने के नाम पर फोर्स भेजना है। इन्होंने अपनी तरफ से 20,000 सैनिकों को भेजने का डिसाइड किया है कि साहब मैं उस फोर्स में, ये देख सकते हैं, इफ इजराइल रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन वी विल रिकॉग्नाइज इजराइल, ऐसा इंडोनेशिया ने कहा और इसने 20,000 सैनिक भेजने की बात कही है। आप तारीख आज के हिसाब से 27 तारीख की कटिंग देख रहे हैं, जिसमें इंडोनेशिया टीएनआई कंफर्म रेडीनेस टू सपोर्ट पीस मिशन इन गाजा। इंडोनेशिया खुल करके अपनी फोर्स भेजने के लिए तैयार हो गया है। अब आते हैं दूसरे देश के ऊपर, जिसका नाम है अजरबैजान। साथियों, अजरबैजान है तो पाकिस्तान का मित्र राष्ट्र। भारत के केस में हम इसे थोड़ा क्रिटिकल पाते हैं क्योंकि कश्मीर मसले पर यह पाकिस्तान का राग गाता है, लेकिन इनका इजराइल से बढ़िया कनेक्ट है। इजराइल से बढ़िया कनेक्ट है, इसका मतलब ऐसे समझो कि इजराइल जो गैसोलीन जलाता है ना, उसमें से 60% गैसोलीन अजरबैजान से ही आती है। इजराइल और अजरबैजान के बीच में बढ़िया डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, एम्बेसीज काम करती हैं। अजरबैजान इकलौता ऐसा मुस्लिम बाहुल्य देश था इस गाजा और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में जो कि इजराइल के खिलाफ एक दिन भी नहीं हुआ, क्योंकि इसका व्यापार इजराइल से बढ़िया चलता है। एक तरह से यह समझिए कि अजरबैजान का इजराइल से रिलेशन बहुत अच्छा है क्योंकि उसके व्यापार बहुत अच्छे हैं और अपने व्यापार को बचाने के लिए ये तमाम प्रेशर के बावजूद इजराइल के खिलाफ कभी बयान नहीं दिया। और जैसे ही ये पीस प्लान आया तो ये सामने निकल कर आए कि हाँ, हम शांति के तो समर्थक हैं ही। इसी वजह से अजरबैजान भी तैयार हुआ कि हम इजराइल के अपने हैं। इंडोनेशिया भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रहा है, तो हम अपनी फोर्स भेजने के लिए तैयार हैं। हमारा तो असल उद्देश्य इन लोगों को पहचानना है कि इनको कहां जाके कुटाई खानी है।
तो देखो पाकिस्तानियों को हाल ही में जो इज्जत प्राप्त हुई बाय द ग्रेस ऑफ पीस प्रेसिडेंट, तो उनकी वजह से जो इज्जत प्राप्त हुई, इनके हौसले चढ़े हुए थे। इनको लगा कि अब जाकर के हम इजराइल से सीधा झगड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बड़े फक्र से अपने पासपोर्ट पर लिखते हैं कि हमारा पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं होगा। मतलब ये दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। मतलब ये इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। और पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ और गाजा के समर्थन में खूब रैलियां निकलती हैं। हमने इस पर हुए हाल ही के प्रोटेस्ट भी आपको बताए थे। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान का टोटल सपोर्ट गाजा के साथ है, और इसी के चलते वो लगातार इस बात को मंच पर उठाता रहा है कि इजराइल को रोको साहब। अच्छा, ऐसे चलते में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पर इजरायली कंपनियों का योगदान है, उनका प्रोटेस्ट भी यहां पर लगता रहता है। खैर कोई बात नहीं। इनको अब एक बड़ी दिक्कत हो सकती है, और वो ये कि जब इजराइल अपने दुश्मनों को कहीं नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो कतर का मामला रहा हो, थोड़े दिन पहले आपने देखा भी होगा, शहबाज शरीफ ने एक गलती की थी जब कतर के ऊपर हमला हुआ, तो ये जाकर के खड़े हुए और जाकर के पूरे देशों के साथ मिलकर के ट्रंप से मिले और टू स्टेट सॉल्यूशन को सजेस्ट करके चले आए। तो इस बात पर इनके मिनिस्टर को आकर के संसद में ये सफाई देनी पड़ी थी कि साहब हम इजराइल को नहीं मानते। वो तो पता नहीं हमारे पीछे से ट्रंप साहब ने कुछ और ही पोस्ट कर दिया, वो हमको नहीं दिखाया था, वो उन्होंने कुछ और पोस्ट कर दिया। इस पर हमने पलट गया पाकिस्तान करके सेशन भी किया था। फिलहाल के लिए ये फिर से निकल कर आए हैं। इनसे इस अक्टूबर की शुरुआत में पूछा गया कि ट्रंप ने जो कहा है कि पीस की फोर्सेस भेजेगा, आईएसएफ भेजेगा, क्या तुम अपने आदमी भेजोगे? तो इन्होंने कहा हाँ हाँ, हमारे सीनियर्स डिसाइड करेंगे कि भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। अब खबर निकल कर आ रही है कि इनके सीनियर तो यही है, इनके यहाँ तो सब सेना डिसाइड करती है, और सेना डिसाइड करती है तो सामने एक सुपर सीनियर बैठा हुआ है, वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा देश कौन सी चाल चलेगा। भाई वो तो अमेरिका से सबको नजर टाइट करके रखता है ना, उसका नाम इजराइल है। ऐसे में पाकिस्तान अचानक बाहर आ जाए, आपको याद होगा यूएन में ये खुलेआम कहते हैं कि ये सारे के सारे देश, सीरिया, इराक, ईरान, ये कर्ज हैं, श्राप हैं इस दुनिया पर, और ब्लेसिंग्स के नाम पर ये सऊदी अरेबिया, यूएई, इन देशों को काउंट करते हैं। पाकिस्तान को अगर ये श्रापित घोषित कर दें, तो सोचकर देखिए कि इजराइल उसका कतर वाला ही हाल करेगा। कितना ही अमेरिका साथ रख ले, लेकिन इजराइल उसे बख्शेगा नहीं। ये इजराइल कई बार कह चुका है, हम सेम वही करेंगे जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ किया था, अलकायदा के खात्मे के लिए किया था। हम अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए, हमास के खात्मे के लिए दुनिया के किसी भी देश में स्ट्राइक करेंगे। नेतन्याहू ये बोल चुके हैं, और पाकिस्तान को तो खुलेआम यूएन में वो ये सुना चुके हैं कि तुम तो कतई मत बोलो, तुम्हारे यहां ओसामा बिन लादेन मिला था, अलकायदा तुम्हारी शरण में पल रहा था, ऐसे में तुमको बयान देने का कोई हक नहीं है, ज्ञान मत दो। कतर को तो ट्रंप मना ले गए, लेकिन पाकिस्तान को कौन मनाएगा, या फिर पाकिस्तान के हालात को कैसे कोई समझाएगा? यह अपने आप में एक बड़ा विचित्र सवाल होगा। इस बात को इससे समझिए, हाल ही में इजराइल का पड़ोसी देश है जॉर्डन, उसके राष्ट्रपति ने, या कहिए कि वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने, किंग है वो असल में, उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है आज से 2 दिन पहले, असल में 1 दिन पहले ही दिया है। उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश शायद गाजा में अपनी सेना ना भेजे। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? आप तो पीस कराने वाले देशों में थे, आईएसएफ में आप सेना क्यों नहीं भेजेंगे? बोले साहब अगर वहां फोर्स जाती है तो वो वहां जाके करेगी क्या? वो करेगी वहां की जो लोकल फोर्स है उसको ट्रेनिंग देगी। अगर उनकी ट्रेनिंग में इजराइल से उनकी सुरक्षा भी शामिल हो गई, तो हम इजराइल के खिलाफ उनको तैयार करेंगे, और इजराइल के खिलाफ तैयार होते ही तो हम दुश्मनी इजराइल से क्यों खामखा मोल लेंगे? इजराइल फिर हमें, और ये इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है किंग ऑफ जॉर्डन का। इन्होंने कहा देखो हम इजराइल के पड़ोसी हैं, हम अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे, चाहे शांति ही क्यों ना आती हो उस फोर्स से, हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि इन्हें स्पष्ट पता है कि वो इजराइल से दुश्मनी लेने जैसा होगा। इन्होंने पब्लिकली दुनिया के सामने ये बात अपनी तरफ से रखते हुए कहा कि भाई मैं इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन हूं कि कोई भी देश अपनी फोर्सेस यहां भेजेगा, जबकि एक किंग खुद सेना के साथ में युद्धाभ्यास करते हैं। इन्होंने अपने आप को इसलिए किनारे कर लिया कि वहां जाने का मतलब है इजराइल से पंगा मोल लेना। अब आप पूछेंगे क्या वाकई में इतनी हिम्मत है इनके अंदर कि ये वहां पर फोर्सेस भेज पाएंगे? तो देखो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान जो भी सोच ले, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मिडिल ईस्ट में होता वही है जो इजराइल चाहता है और नेतन्याहू चाहते हैं, तो इसका ये बयान जरूर सुन लेना चाहिए। नेतन्याहू ने 1 दिन पहले ही, या आज ही ये कहा है कि इजराइल डिसाइड करेगा कि गाजा में फोर्स कौन से देश की आएगी। ये जब इतने सारे बयान आने लगे कि इंडोनेशिया कह रहा है हम भेज देंगे, अजरबैजान कह रहा है हम भेज देंगे, या फिर पाकिस्तान कह रहा है हम भेज देंगे,
बोले तुम नहीं भेजोगे, एग्रीमेंट करवाने वाले हम थे, हमने अपने आदमियों को निकलवाने के लिए ट्रंप को इन्वॉल्व किया था। अब इस देश के इस गाजा के अंदर कौन से देश की फोर्सेस आएगी ये हम डिसाइड करेंगे। नेतन्याहू ने पब्लिक कर दिया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से इजराइल विल हैव वीटो पावर ओवर विच कंट्रीज कैन जॉइन ए प्लान इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स इन गाजा। इसका मतलब पाकिस्तानियों का जो सपना 2 दिन से चल रहा था कि अब तो गाजा में जाएंगे और वहां जाकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और अपनी न्यूक्लियर वेपन ताकत दिखाएंगे, उनको संदेश आ चुका है कि सुनो, तुम डिसाइड नहीं करोगे, डिसाइड हम ही करेंगे। देखो मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं, मिडिल ईस्ट के अंदर ये सोच सारा खेल हुआ है, ये केवल और केवल दुनिया को बरगलाने के लिए था। अल्टीमेटली ये पूरी तरह से गाजा को कंट्रोल करेंगे, वेस्ट बैंक को कंट्रोल करेंगे और अमेरिका इनके साथ ही है, वो केवल दिखावा कर रहा है। फिलहाल के लिए यही है ऑब्जर्वेशन। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि इजराइल अभी भी येलो लाइन के पीछे खड़ा हुआ है पूरी तरह से। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि हमास ने अपनी तरफ से वेपन गिराने से इनकार कर दिया है। 20 मांगों में से जो अमेरिका ने रखी थी, उनमें से एक था कि हमास अपने वेपन हटा देगा। इन्होंने साफ मना कर दिया, सब हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। तो ट्रंप के लिए वो एज इट इज शर्त तोड़ने जैसा है। 20 जिंदाओं को वापस लाया जा चुका है, आधे मृतक भी वापस आ चुके हैं, तो बंधक लगभग इजराइल के पास वापस आ चुके हैं। यहां से आगे अब क्लीन स्वीप का ऑर्डर ये दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये कुछ और क्रिटिकल स्थितियों तक चीजें बढ़ सकती हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमारे पुराने कोर्सेज की कीमतें पुरानी वाली वापस आ चुकी हैं, तो आपको पढ़ना लिखना है तो आप हमारे कोर्सेज, हमारे बुक्स चेक कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशंस पर। धन्यवाद।